हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि हम लोग जो टैप जो नल जो यूज़ करते हैं उसके अंदर में जो वाल्व होता है, जो वाल्व जो कंपनी जो पानी होता है या फिर जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको रोकने में काम आता है, तो वो वाल्व बनाने का काम करती है। ऐसी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, उसकी हम लोग इस वीडियो के थ्रू चर्चा करने वाले हैं। कंपनी का नाम है रैपिड वाल्व्स। अगर कंपनी की सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो यहाँ पर 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 222 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 600 का लोट साइज है, तो आपको 1,33,200 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है मिनिमम। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी 30 करोड़ 41 लाख रुपए यहाँ से उठा रही है, और यहाँ पर जो कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है वो है 115 करोड़ रुपए, जो कि ठीक ठाक वैल्यू यहाँ पर कंपनी खुद की लगा रही है। कंपनी के जो प्रमोटर लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, 69% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले उनके पास में, आईपीओ के बाद में 51% ही रह जाने वाली है, जो कि इतनी छोटी कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। बट स्टिल प्रमोटर्स एक अच्छा खासा मतलब कंट्रोलिंग स्टेक जो है कंपनी के अंदर में रखने वाले हैं। कंट्रोल उन्हीं का चलने वाला है कि क्या कंपनी के अंदर में होगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का रीज़न क्या लेके आने के पीछे रीज़न कौन कौन से बताए हैं, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर जो पहला रीज़न नज़र आ रहा है जिसके पीछे की कंपनी को नई प्लांट और मशीनरी और सॉफ्टवेयर बाय फॉर द बाय और कंपनी, तो कंपनी को अपग्रेडेशन करना है अपनी कंपनी के अंदर में। अपग्रेड करने के लिए चाहिए, एग्जिस्टिंग जो रेनोवेशन करने के लिए चाहिए, नया प्लांट और नई मशीनरी के लिए चाहिए, और जो कुछ बोरोइंग्स कंपनी ने ले रखी हैं उनका रीपेमेंट करना, दैट मीन्स की उधारी चुकानी है। तो उनके अमाउंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस चीज़ के लिए कितना पैसा काम में कंपनी लेने वाली है। और साथ में इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, दैट मीन्स की कंपनी कुछ एक्विजिशन भी करने वाली है, जो कि ऑलरेडी कंपनी के काफ़ी सारे जो ऑप्शंस होते हैं कि तो दूसरी कंपनी जो कि इनके काम आ सकती है फ्यूचर में अपने आप को और बड़ा करने के लिए, तो उसको एक्वायर भी कंपनी कर सकती है 4 करोड़ रुपए से। तो बेसिक रीजंस हैं जिनके लिए कंपनी आईपीओ मतलब आईपीओ से पैसा उठाने वाली है। तो रीजंस काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं यहाँ पर। और कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं जिनके पास में आईपीओ के बाद में 47% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली, उनका नाम है मिस्टर गौरव विजय दलाल दलाल। नेक्स्ट तो कंपनी के जो यहाँ पर जो केस वगैरह हैं कंपनी के ऊपर में कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। जो टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं तो वो हमेशा टैक्स के जो केसेस होते हैं, जो जीएसटी से रिलेटेड हो चाहे इनकम टैक्स रिलेटेड हो, वो तो हमेशा अगेंस्ट ही होते हैं हमेशा, क्योंकि कंपनी खुद तो किसी के ऊपर केस कर ही नहीं सकती है ना। ऑफकोर्स की बात है, टैक्स के रिगार्डिंग जो है लिटिगेशंस कंपनी के ऊपर चल रहे हैं। साथ में कंटिजेंट लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जो नेगेटिव नज़र आ रही है कि कंपनी ने यहाँ पर जो सेल की है 7 करोड़ 65 लाख रुपए की, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर की है, जिसका मतलब है कि जो प्रमोटर डायरेक्टर्स जो होते हैं कि जो मेन पर्सन होता है वो जो है उसका जिस दूसरी कंपनी के अंदर में स्टेक है उस कंपनी को माल बेचा है यहाँ पर। रिलेटेड पार्टी का मतलब है कि आपस में ही कंपनियां माल बेच रही हैं, खरीद रही हैं। तो यहाँ पर 7 करोड़ रुपए का माल बिका है इस कंपनी से रिलेटेड पार्टी को। रैपिड जो वो ये लोगो है जो कंपनी यूज़ कर रही है दैट इज़ रजिस्टर्ड। साथ में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का यहाँ पर ये वेबसाइट है rapidvalves.in, जो 2021 से कंपनी ने बना रखा है और उसको यूज़ कर रही है, उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को यूज़ कर रही है। कंपनी के पास में ओन्ड प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आज के दिन 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तरह काम में ले रही है, वो दोनों की दोनों ही ओन्ड बाय द कंपनी है, लीज पर नहीं है। नेक्स्ट 47 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी में काम कर रहे हैं, और बेसिकली 31 एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन के अंदर में कंपनी के काम कर रहे हैं। दैट्स अगेन फाइन। इतनी बड़ी जिस हिसाब से कंपनी की साइज है उस हिसाब से कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी ठीक ठाक हैं। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 कस्टमर्स से ही आ रहा है, उसके अलावा कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी को अपना जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। बट कब पिछले अगर 2 साल पहले की बात करते हैं और आज बात करते हैं तो कंपनी का जो काफ़ी अच्छे से कस्टमर बेस बढ़ा है। जब अब 87% है, 2 साल पहले 99% टोटल 10 कस्टमर को ही जा रहा था। अब यहाँ से B2B सेलिंग ही कंपनी कर रही है, B2C सेलिंग कंपनी नहीं कर रही है। मतलब दूसरी कंपनियों को ही, डीलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कंपनी माल बेचती है, अपना डायरेक्ट कस्टमर को भी माल नहीं बेचती है। आज के दिन गवर्नमेंट्स को भी बेचती है, गवर्नमेंट्स को अगर ज़रूरत होती है तो उनको भी बेचती है। अब ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास में कंपनी अपना माल बेचती है, जैसे एथेनॉल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ब्रूवेरी से रिलेटेड इंडस्ट्री है, दारू बनाने वाली फैक्ट्रियों की जो इंडस्ट्री है वो। मरीन के पास में बेचती है, जो कि समुद्री एरिया के आसपास में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। शिप बिल्डिंग वालों को बेचती है,
ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनको बेचते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट जो OEM वाले होते हैं, जो कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि अलग अलग मतलब इनोवेशंस करती रहती हैं, उनको बेचती है। फायर सेफ्टी वालों को, केमिकल वालों को भी। ये कुछ वाल्व्स के डिज़ाइन हैं आपके सामने जो कि कंपनियां बनाती हैं। ये वाल्व होते हैं जो कि अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग यूसेज के हिसाब से इनका डिज़ाइन तय होता है, तो कंपनी बनाती है। छोटे से लेकर के बड़ा वाल्व हर कोई यहाँ पर कंपनी बनाती है, अलग अलग शेप का, साइज़ के अनुसार, इंडस्ट्री के यूज़ के अनुसार। साथ में इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है, जैसे कि अंदर जो एक गोल घूमने वाला वाल्व होता है उसको स्पेयर पार्ट्स में बनाती है, जो अलग प्लास्टिक के जो यूज़ होते हैं, जो सपोर्टर्स, वाल्व सपोर्टर्स यूज़ होते हैं, बुश जो यूज़ होते हैं, वो कंपनियां बनाती है। साथ में अगर कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं, कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है, तो आज के दिन 29 करोड़ रुपया, लगभग 30 करोड़ रुपया कंपनी में लगा हुआ है, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 12.5 करोड़ रुपए है। बाकी जितना भी पैसा है 30 करोड़ रुपये, 18 करोड़ रुपए के आसपास में, वो उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अब ये जितना भी पैसा है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेनली जो पैसा है वो इन्वेंट्री में लगा हुआ है, और पिछले साल के मुकाबले इन्वेंट्री अच्छी खासी कंपनी ने बढ़ाई भी है। तो इन्वेंट्री इतना ज़्यादा बढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि कंपनी की जो सेल है पिछले साल के मुकाबले डबल हो गई है। दैट्स गुड, जिसकी वजह से कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। ओके, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ा है, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, लगभग डबल हो गया है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स रेवेन्यू के हिसाब से ही बढ़ा है, वो भी ठीक ठाक लग रहा है। कैश इक्विवेलेंट भी ठीक ठाक कंपनी के पास में है, और साथ में ही कंपनी का जो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 6.5 करोड़ रुपए का आसपास का है। दैट्स अगेन फाइन। सो बैलेंस शीट तो ठीक ठाक लग रही है, एंड जिस हिसाब से कंपनी का प्रोग्रेस हो रहा है उसी हिसाब से बनती हुई दिख रही है। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसी के साथ में जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो तो लगभग 7-8 टाइम्स हो गए हैं। ऐसा ही होता है मार्केट में, जब रेवेन्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो जो खर्चे होते हैं वो फिक्स रह जाते हैं, और जो प्रॉफिट्स होते हैं उसकी वजह से काफ़ी मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। कई बार क्या खर्चे फिक्स रहते हैं, रेवेन्यू कम होता है तो फिर खर्चे ही मीट हो पाते हैं, जो फिक्स खर्चे होते हैं वही। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कमाया है, तो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में कमाया है। पिछले साल जो है 45 लाख रुपए कंपनी ने कमाए थे, इस साल 4 करोड़, दैट्स 8 टाइम्स, 9 टाइम्स के आसपास में हुआ है। दैट्स नाइस। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं, तो कंपनी कैश फ्लो फ्यूचर में अभी फिलहाल के तौर पे जनरेट नहीं कर पा रही है। 1 करोड़ रुपए नेगेटिव है, पिछले साल 42 लाख रुपीज़ नेगेटिव थे, बट उससे पिछले साल जो है कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव थी। इस साल नेगेटिव रहने के पीछे जो बेसिक रीजंस कंपनी बता रही है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है कि इन्वेंट्री कंपनी ने बढ़ाई है। तो इन्वेंट्री अगर कंपनी नहीं बढ़ाती, पिछले साल जितना ही मेंटेन्ड रखती, तो कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव रहता। तो वो तो इन्वेंट्री बिक जाएगी तो वापस कैश आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक ठाक हैं, पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है। साथ में ट्रेड्स पेएबल यहाँ पर बढ़े हैं, बट ट्रेड्स पेएबल को भी अगर चुका देंगे और इन्वेंट्री नहीं बढ़ाती तो भी कैश फ्लो जो है पॉजिटिव रह जाता। दैट्स अगेन कि कैश फ्लो जो है कुछ ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट आज के दिन इन्वेंट्री बढ़ाने की वजह से आया है। कैश क्रंच, वैसे कैश क्रंच कंपनी में दिख नहीं रहा है। सो आई थिंक मैनेजमेंट नोज व्हाट दे आर डूइंग, एंड कंपनी ठीक ठाक चलती हुई दिख रही है। बैलेंस शीट भी ठीक है, P&L स्टेटमेंट भी ठीक है, कैश फ्लो भी ठीक लग रहा है। बट अब फाइनली हम लोग जो फाइनल रिव्यू पे आते हैं, तो आज के दिन ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, उनसे साथ में एक बार कंपेयर करके भी देख लेते हैं कि क्या वैल्यू कंपनी लेके आ रही है। तो 4 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, 115 करोड़ की वैल्यू लगा रही है। उस हिसाब से 29 का यहाँ पर PE रेशियो बन रहा है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो एक कंपनी के साथ में, एक का नाम है आत्म वाल्व्स, एंड तो आत्म वाल्व के साथ में अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर PE रेशियो तो 30 का है, तो जो IPO लेके है इसका 29 का है। तो वहीं पर PE रेशियो तो वहीं पर इसका 83 का है। साथ में इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये तो काफ़ी मैनिपुलेटिव लग रहा है इसका IPO, तो 417 करोड़ और कमाई कर रही है 83 की, तो ये काफ़ी मैनिपुलेट लग रहा है इसका तो प्राइस ही मुझे, राइट। इसकी जो अगर हम लोग P&L स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं, रेवेन्यू काफ़ी जिगजैग मैटर के अंदर में है, और प्रॉफिट्स भी काफ़ी जिगजैग मैनर के अंदर में चल रहे हैं, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बट इस साल काफ़ी थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, तो देर और इसके अंदर में अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी। बट PE रेशियो के हिसाब से अगर ऊपरी तौर पे देखते हैं, तो
थोड़ा सा महंगे जो अपनी कंपनी है वो सस्ती ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही है कंपेरेटिवली दोनों ही कंपनियों के मुकाबले। दूसरा पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो नेटवर्थ जो इसकी है 12 करोड़ और इसकी है 30 करोड़, तो लगभग 42 करोड़। तो जिसके हिसाब से 42 के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यू निकल के सामने जो आती है वो जाती है 12, तो लगभग 2.8 2.9 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसका है 5.75 और इसका है 11। दैट मीन्स की कंपनी की जो वैल्यू लगाई है एसेट वाइज वो कंपेरेटिवली अच्छी लगाई है। तो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी का स्टॉक यहाँ से 50-60% के आसपास में या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, बट नॉट बेस्ड ऑन दी पी रेशियो। यूजुअली पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों में ही अगर वहाँ पर अच्छा खासा गैप मिलता है तो फिर हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं। बट कंपनी के अंदर में ग्रोथ अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले जो नेट प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो अच्छी है, जिसको अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो पी रेशियो फॉरवर्ड पी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, लगभग 15 का निकल के आ रहा है, जो कि अगेन अप मूव की तरफ में इशारा करता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी मुझे ठीक लग रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक लग रही है, मार्केट रहेगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक लग रही है और लिस्टिंग के हिसाब से भी ठीक ठाक लग रही है बेस्ड ऑन द ग्रोथ फॉरवर्ड पी के हिसाब से और पीबी के हिसाब से। लिस्टिंग गेंस और शॉर्ट टर्म में भी ऊपर जानी चाहिए, देयर आर चांसेस। बाकी बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर में एक बार अपना कमेंट ज़रूर बताएं, और कोई भी डिसीजन लें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और रिसर्च करके ही डिसीजन बनाएं, पॉजिटिव नेगेटिव वाट एवर डिसीजन यू मेक। बस एक बार जो भी डिसीजन बनाएं, डू टेल अस इन कमेंट्स। फाइनली सी यू टुमारो।